तो शुरू कर सकते हैं मेरे भाइयों। तक सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हमें देखना दे, तो तुम लोग बता दो तुम्हारे डाउट्स क्या क्या, फटाफट जल्दी से वो क्वेश्चंस देख लेते। ब्रेसलेट मेरा घर पे छूट गया गिरिराज, वो स्पेशल ओकेजन के लिए ऐसे भी। तो आओ यार, तुम एक अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ। मतलब इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये एग्जाम टाइप नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग यू, लेकिन हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। दिस इज नॉट एन एग्जाम टाइप क्वेश्चन, हम लोग इसे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं मेरे भाइयों। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सूचना जनहित में जारी है, ये एग्जाम टाइप क्वेश्चन नहीं है, हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो देखो, a student computes the arithmetic mean and standard deviation for a set of 100 observations as 50 and 5 respectively। तो देखो यार, एक स्टूडेंट है जिसने अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकाले, और 100 ऑब्जर्वेशन का एम उसने निकाला है 50, और 100 ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन उसने निकाला है 5। लेटर ऑन शी डिस्कवर्स, मतलब वो लड़की थी जिसने गलती की। अरे अभी क्वेश्चंस मत भेजो, पहले ये करा लेने दो, फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो अभी जो भी तुमने भेजा है उसको रोक के रखो, मैं जब तुमसे पूछूंगा तब वापस भेजना, अभी मत भेजो। पहले ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने दो, फिर हम लोग मॉड्यूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेने दो मेरे भाई। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। A student computes the AM and standard deviation for a set of 100 observations, यानी कि मेरे भाइयों n इक्वल टू 100 था, और उसने 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकाला है 5। शी इज अ गर्ल, ऐसा लिखा हुआ है, बिकॉज लेटर ऑन शी डिस्कवर्स दैट शी हैज मेड अ मिस्टेक इन टेकिंग वन ऑब्जर्वेशन। तो मीन निकाला है 50 और स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला है 5। ठीक है, अब उसने गलती क्या की, उसने एक ऑब्जर्वेशन को 60 ले लिया इंस्टीड ऑफ 50, मतलब एक ऑब्जर्वेशन को शी हैज टेकन एज 60 इंस्टीड ऑफ 50, मतलब करेक्ट ऑब्जर्वेशन था, करेक्टेड था 50, और रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ले लिया उसने 60। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट एन एग्जाम टाइप क्वेश्चन। एग्जाम में से अगर इसमें क्वेश्चन आना रहेगा, मतलब ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन आना रहेगा, तो वो कोई एक पार्ट पूछेंगे, या तो करेक्टेड मीन पूछेंगे, या वो करेक्टेड एचडी पूछेंगे, या फिर इस क्वेश्चन को वो आसान बनाकर पूछेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर ये कर लिया तो तुम लोग सारे करेक्टेड और रॉन्ग वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो देखो ये बोल रहे हैं व्हाट वुड बी द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट। वो बोल रहे बताओ करेक्टेड मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा अगर हम लोग गलत ऑब्जर्वेशन को ले ही ना, इंक्लूड ही ना करें, उसको लेफ्ट आउट कर दे। मतलब फिर 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं निकालने, फिर सिर्फ 99 ऑब्जर्वेशंस का मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने, फिर तुम्हें सिर्फ 99 ऑब्जर्वेशंस का मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने। तो पहला केस है रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट। The first case is wrong observation
इज लेफ्ट आउट। अब देखो मेरे भाइयों, अगर गलत ऑब्जर्वेशन लेफ्ट आउट होगा तो क्या होगा? इफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट, सो व्हाट विल हैपन? मुझे पता है कि मेरा गलत एक्स बार 50 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है। मुझे पता है जब भी मैं नंबर इंटू मीन करता हूं तो मुझे सम मिल जाते हैं। तो सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? जो गलत है वो हो जाएगा 100 इंटू 50, क्योंकि ये मीन ही गलत था, तो सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन भी गलत आएगा। दैट विल बी 5000। अब सोचो, तुम इस 5000 में से 99 ऑब्जर्वेशंस का मीन कैसे निकालोगे? जल्दी से सोचो मेरे भाई, मैं तब तक मेरा कैलकुलेटर लेके आता हूं। तो देखो यार, अगर हमें रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को लेफ्ट आउट करने, मतलब गलत ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड ही नहीं करने, तो हम लोग अब निकालेंगे सम ऑफ 99 ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ 99 ऑब्जर्वेशंस कितना होगा? या टोटल सम था 5000। 5000 में से गलत ऑब्जर्वेशन को हटा रहे हो। गलत ऑब्जर्वेशन है क्या? 60, क्योंकि गलती से हम लोगों ने 60 ले लिया जबकि लेना 50 था। तो ये बोल रहे हैं कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को तुम लोग इग्नोर ही करो, और रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को इग्नोर करके ये बता दो कि करेक्टेड मीन क्या है। तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को अगर मैं इग्नोर करूंगा तो ये हो जाएगा 5000 माइनस 60, और 5000 माइनस 60 इसका मतलब है 4940, और 4940 डिवाइड होगा 99 से, क्योंकि अब नंबर भी हो जाएंगे 100 माइनस 1। एक ऑब्जर्वेशन जो गलत था उसको इग्नोर कर दिया, तो अब मेरा करेक्टेड मीन कितना आ जाएगा? मेरा करेक्टेड एक्स बार आ जाएगा 4940 डिवाइडेड बाय 99। तो 4940 डिवाइडेड बाय 99 जैसे मैं करता हूं, मेरा आंसर आता है मेरे भाइयों 49.89। दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, जिन जिन लोगों का ये आंसर है उन्हें खूब सारी बधाई है। करेक्ट आंसर है 49.89। आज चाहे कुछ भी हो जाए यार, मैं प्राइवेट करने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा, मतलब आज कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। मतलब जो लोग आज गायब है, सिर्फ 154 बच्चे अटेंड कर रहे क्लास, मतलब दैट इज हाफ ऑफ द क्लास। मतलब आधी क्लास है आज जो लाइव लेक्चर में प्रेजेंट है। अब 161 होगा, बट अगेन डज नॉट मेक सेंस। चलो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो देखो यार, मुझे पता है सिग्मा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास गलत मीन अवेलेबल है, मेरे पास गलत एन अवेलेबल है, मेरे पास गलत सिग्मा अवेलेबल है, तो क्या मैं समीशन एक्स स्क्वायर बैलेंसिंग फिगर में निकाल सकता हूं? बिल्कुल हाँ, आई कैन कैलकुलेट समीशन एक्स स्क्वायर इन द बैलेंसिंग फिगर। कैसे कैलकुलेट करूं? ध्यान से देखो, सिग्मा मुझे दे रखा है 5, मैं एक काम कर रहा हूं सिग्मा स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस 50 का स्क्वायर। सारी गलत चीजें ले ली ताकि मुझे समीशन एक्स स्क्वायर गलत मिल जाए। तो कैलकुलेट करते हैं समीशन एक्स स्क्वायर गलत वाला क्या होगा। तो गलत वाला समीशन एक्स स्क्वायर निकालते मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर बाय 100 और माइनस 50 इंटू इक्वल टू 50 इंटू इक्वल टू ये, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2500। तो अब देखो यार, ये हो गया 2525 इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर बाय 100। तो समीशन एक्स स्क्वायर आ गया 252500। तो समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 252500। 99 इसलिए लिए कोमल क्योंकि
एक ऑब्जर्वेशन को तुम लेफ्ट आउट कर रहे हो, तुम बोल रहे हो गलत ऑब्जर्वेशन जो काउंट किया था ना उसको इग्नोर ही कर दो, उसको इग्नोर करके मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन बता दो। तो 100 ऑब्जर्वेशन थे, 100 में से अगर उसे एक को इग्नोर करूंगा तो मेरे पास 99 ऑब्जर्वेशन ही बचेंगे। अब देखो तो मेरा समीशन एक्स स्क्वायर कितना आ गया 252500, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो अब मुझे सही समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए, सही ऑफ 99 ऑब्जर्वेशंस। 99 ऑब्जर्वेशंस का मुझे सही समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए। तो मुझे बताओ गलत ऑब्जर्वेशन कौन सा था? गलत ऑब्जर्वेशन था 60, गलत ऑब्जर्वेशन था 60। अगर मैं 60 का स्क्वायर करता हूं तो वो मेरा समीशन एक्स स्क्वायर में ऐड हुआ होगा। समीशन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो 60 का भी स्क्वायर हुआ होगा और उसके बाद वो ऐड हुआ होगा, 60 का भी स्क्वायर हुआ होगा वो और वो ऐड हुआ होगा। उसने रॉन्गली 60 ले लिया। देखो शी हैज मेड अ मिस्टेक इन टेकिंग वन ऑब्जर्वेशन एज 60 इंस्टेड ऑफ 50। तो उसको लेना 50 था लेकिन ले लिया 60। टेक गलत बोल रहे हो, उसको लेना 60 था, उसने ले लिया गलती से 50। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, उसको लेना 50 था, उसने गलती से 60 ले लिया, गलत ऑब्जर्वेशन। तो अब 60 का स्क्वायर इसमें इंक्लूड होगा, 252500 में 60 का स्क्वायर इंक्लूडेड है। तो अगर मैं 252500 में से 60 का स्क्वायर माइनस कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा करेक्टेड सबमिशन एक्स स्क्वायर ऑफ 99 ऑब्जर्वेशंस। वो कितना होगा चेक करो, 252500 माइनस 3600। तो आंसर आएगा 2,48,900। चलो अब मुझे निकालना है सही स्टैंडर्ड डिवीजन। नहीं, रूट लगाने की क्यों जरूरत है? रूट क्यों लगाना है? मैंने स्क्वायरिंग कर तो दी थी, ये सिग्मा स्क्वायर कर दिया था तो 5 का स्क्वायर हो गया था, रूट तो वहीं खत्म हो गया, तो रूट लगाना क्यों है? अब देखो, अब मैं निकालता हूं सही सिग्मा ऑफ 99 ऑब्जर्वेशंस। तो अब मैं सही वाला स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लेता हूं। फॉर्मूला क्या होगा? समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा। तो चलो सही सिग्मा निकाल लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 248,900 डिवाइडेड बाय 99 माइनस मीन कितना आया था तुम्हारा 49.89 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा सिग्मा आ जाएगा। तो 248,900 डिवाइडेड बाय 99, यहां पे हो गया 2514.14 माइनस 49.89 का स्क्वायर यानी कि 2489.01, और जो भी आंसर आएगा उसका फिर हो जाएगा अंडर रूट। तो तुम्हें मिल जाएगा सिग्मा। तो तुम्हारा सिग्मा आएगा लगभग 5.012। ये तुम्हारा करेक्टेड सिग्मा है। सही बोल रहे हो, सही है ऋषि, बढ़िया। एक बार इसको देख लो यार, जिन लोगों को इसमें कोई भी परेशानी वो एक बार देख लो। मैंने फुल स्क्रीन कर दी जितनी मैं कर सकता हूँ, या मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। एक बार इस पेज को देख लो, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विद इट। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो हमारे पास सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन थे 100 इंटू 50 5000, क्योंकि मीन दे रखा था 50 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे 100, तो 100 इंटू 50 5000 हमारा सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन आ गया। अब मुझे रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को लेफ्ट आउट करना है, तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन हटा दिया, तो 99 ऑब्जर्वेशंस का सम कितना हो गया 5000 माइनस 60 यानी कि 4940।
अब 99 ऑब्जर्वेशंस का सम अगर 4940 है तो उसको डिवाइड बाय 99 करूंगा तो 99 ऑब्जर्वेशंस का मीन आ जाएगा 49.89। अब जब 99 ऑब्जर्वेशंस का मीन आ गया तो मैंने इसको साइड में रख दिया कि चल ठीक है, करेक्टेड मीन तो निकाल लिया। अब मुझे पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन में भी गलती हुई है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन में भी मैंने एक ऑब्जर्वेशन को 60 ले लिया जबकि उसको लेना ही नहीं था। अभी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट वाला केस कर रहे हैं, तो एक ऑब्जर्वेशन को गलती से 60 ले लिया है, अब उस ऑब्जर्वेशन को इग्नोर करना है। तो मैंने सिग्मा निकाला, मैंने गलत वाला सिग्मा रख दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गलत रख दिए 100, एक्स बार गलत वाला रख दिया, और बैलेंसिंग फिगर में समीशन एक्स स्क्वायर निकाल लिया गलत वाला। तो मेरा बैलेंसिंग फिगर में समीशन एक्स स्क्वायर आया 252500। हाँ केशव, एनईटी मार्क कर सकते हो। तो मेरा समीशन एक्स स्क्वायर गलत वाला आ गया 252500। अब जब एक बार मेरा समीशन एक्स स्क्वायर गलत वाला आ गया है तो अब मुझे सही वाला समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए ऑफ 99 ऑब्जर्वेशंस। तो मुझे पता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके ऐड हुआ होगा तभी समीशन एक्स स्क्वायर आए, तो 60 का भी स्क्वायर होके ऐड हुआ होगा, तो मैं 60 के स्क्वायर को माइनस कर देता हूं, तो मुझे 99 ऑब्जर्वेशंस का सही समीशन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। 99 ऑब्जर्वेशन का सही समीशन स्क्वायर मिल जाएगा जो कि है 2,48,900। फिर बस मैंने सिग्मा का फॉर्मूला लगाया, एन को रखा 99, मीन भी रख दिया करेक्टेड वाला, समीशन एक्स स्क्वायर भी रख दिया करेक्टेड वाला, तो मेरा सिग्मा भी आ गया करेक्टेड वाला। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द पार्ट 1। अरे 50 मीन गलत था ना, दिस वॉज अ रॉन्ग मीन। टेक क्या कर रहे हो, क्वेश्चन तो पढ़ो ढंग से। उसने बोला ये 50 मीन तुमने तब निकाला जब तुमने एक ऑब्जर्वेशन को 60 कंसीडर कर लिया था जबकि उसको 50 कंसीडर करना था, तो ये मीन गलत वाला हुआ ना, दिस वॉज अ रॉन्ग मीन। 99 ऑब्जर्वेशंस का सही मीन है 49.89। चल अब पार्ट 2 करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका पार्ट 1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट 2। पार्ट 2 इज मोर इंपॉर्टेंट। पार्ट 2 एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब तुम्हें ये दोनों नहीं आएंगे, एक ही पार्ट आएगा। अब ध्यान से सुनो, दूसरे पार्ट में वो बोल रहे हैं अगर तुम लोग रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस कर दो विद द करेक्टेड ऑब्जर्वेशन तो फिर क्या होगा, मतलब जो तुमने गलती कर दी थी उस गलती को सही कर दो। तो वो सिंपल तरीके से कह रहे हैं कि जो भी तुमने मिस्टेक की थी उस मिस्टेक को सही कर दो, जो भी गलती से गलती हो गई थी उसे सही कर दो मेरे भाइयों। तो चलो और सही करते हैं। मुझे पता है कि सम ऑफ पार्ट 2 है, दिस इज पार्ट 2। दिस पार्ट 2, wrong observation is replaced। तो देखो मुझे पता है सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, गलत वाला सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस जो गलत है वाई 5000। मैं इसमें से गलत ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देता हूं, मैं माइनस कर देता हूं रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो कि था 60 और सही ऑब्जर्वेशन को प्लस कर देता हूं जो कि था 50। तो मेरा करेक्टेड सम आ जाएगा 4990। तो मेरा करेक्टेड सम आ जाएगा 4990। दिस इज माई करेक्टेड सम 4990। अब मुझे अगर मीन निकालना है, करेक्टेड मीन निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा 4990 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, अब डिवाइड बाय 100 क्यों हुआ, क्योंकि गलत ऑब्जर्वेशन को हम लोगों ने लेफ्ट आउट नहीं किया। गलत ऑब्जर्वेशन को हम लोगों ने लेफ्ट आउट नहीं किया, हम लोगों ने गलत ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस कर दिया सही ऑब्जर्वेशन से। तो 100 में से एक कम हुआ तो एक वापस ऐड भी हो गया, तो रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने। रिप्लेस कर दिया तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं होंगे, और हमारा जो करेक्टेड सम आया है उसमें 60 माइनस और 50 प्लस, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस और करेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस, तो आंसर आ गया 4990। तो करेक्टेड मीन आ जाएगा 49.9।
So corrected mean will be 49.9. तो करेक्टेड मीन आ गया मेरे भाइयों 49.90. अब ध्यान से देखो, मुझे पता है कि समीशन एक्स स्क्वायर रॉन्ग वाला कितने, अभी निकाल चुके थे ना हम लोग समीशन एक्स स्क्वायर रॉन्ग वाला 252,500. रॉन्ग वाला समीशन एक्स स्क्वायर कितना है 252,500. ये रॉन्ग वाला है. अब इसको अगर करेक्टेड बनाना है तो इसमें से मैं रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर माइनस कर रहा हूं, क्योंकि जबरदस्ती गलत ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर हो गया, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर मैं प्लस कर रहा हूं. तो चलो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन क्या था मेरा, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था 60, तो 60 का स्क्वायर माइनस, तो यहां पे 3600 माइनस हो जाएंगे, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर प्लस यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस, तो 2500 प्लस हो जाएगा. तो फाइनली अब मेरा समीशन एक्स स्क्वायर करेक्टेड वाला कैसे आएगा. सिंपल है यार, जो गलत ऑब्जर्वेशन है उसको माइनस करो, जो सही ऑब्जर्वेशन है उसको प्लस कर दो. तो 252,500 माइनस 3600 प्लस 2500, तो आंसर आएगा 251,400. तो आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों 251,400. और अगर मेरे पास समीशन एक्स स्क्वायर आ गया 251,400, तो अब मुझे क्या करना है, 251,400 अब मेरे पास समीशन एक्स स्क्वायर आ गया. सो व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसका फॉर्मूला था समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और फिर अंडर रूट. तो ये हो जाएगा 251,400 डिवाइडेड बाय 100 माइनस मीन आया है 49.90 का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा पूरे का अंडर रूट. तो चलो सॉल्व करते हैं. 49.90 इंटू इक्वल टू एम माइनस 251,400 डिवाइड बाय 100 एम प्लस एम आर सी और अंडर रूट. तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा 4.89. तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा 4.89. तो यार अगर इस क्वेश्चन को मैं समराइज करूं सिंपल स्टेप्स में, अगर मैं इस क्वेश्चन को समराइज करूं सिंपल स्टेप्स में, तो स्टेप नंबर 1 गलत समीशन एक्स स्क्वायर निकालो. स्टेप नंबर 2 रॉन्ग हटाओ, सही ऐड करो. सही मीन और एसडी निकालो. दैट इज इट, बस इतना करना है मेरे भाई. तो फाइनली एक और क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज में सॉल्व कर दिया. मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करा दूंगा आज, और ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया. एग्जाम्पल नंबर 17. तो बहुत बहुत बधाई, एक बड़ा क्वेश्चन तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. ठीक है, एक मुझे ये वाला क्वेश्चन भी करवाना. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. इन्होंने दे रखा है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 4.8 एंड 6.16 रिस्पेक्टिवली. If 3 of the observations are 2, 3 and 6, what are the remaining observations? What are the remaining observations? मैं फाइल भेज दूंगा आज लेक्चर के बाद, फाइल भेज दूंगा, वापस भेज दूंगा. अभी मुझे सिस्टम में डिस्कस करना है. एक बार ये लेक्चर कंप्लीट कर ले, मतलब आई मीन ये चैप्टर कंप्लीट कर ले, फिर हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले. मोती बोलो मेरे भाई. मुझे बताओ, क्या इस एग्जाम्पल नंबर 21 में
कौन से फॉर्मूले वाले पीडीएफ? गिरिराज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम कौन से फॉर्मूले वाले पीडीएफ की बात कर रहे हो? क्या तुम चैंपियंस चार्ट की बात कर रहे हो? सुनो मेरी बात ध्यान से. द मीन एंड वेरियंस of 5 observations are 4.8 and 6.16 respectively. If 3 of the observations are 2, 3 and 6, what are the remaining observations? नोट करना है, टेक जितना नोट कर सकते हो उतना नोट करना है. अगर तुम मेरे स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रहे हो तो फिर पीडीएफ में से लिख लेना, पर नोट करना है. देखो अगर तुम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स नहीं बने तो मुझे नहीं लगता तुम मैथमेटिक्स में पास हो पाओगे. मैं ब्लंटली कह रहा हूं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतनी कदर कर लो. तो देखो यार, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऑब्जर्वेशंस को ऑप्शन में से उठाना है. जिन भी ऑब्जर्वेशंस इन ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से तुम्हें निकालना है मीन और वेरिएंस. अगर आंसर मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अदरवाइज बी ट्राई करना है. बी नहीं तो फिर सी, तू नहीं तो कोई और सही. सिंपल है मेरे भाइयों. हाँ, वो गिरिराज अभी डिजाइन नहीं हुआ है, आई एम रनिंग एक्सट्रीमली बिजी. मैं उसको करवा देता हूँ, वो जैसे डिजाइन हो जाएंगे आई विल गिव इट टू यू. तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट अगर तुम लोग कैलकुलेट करके देखोगे तो. चलो कैलकुलेट करते. 5 + 2 + 2 + 3 + 6 डिवाइडेड बाय 5. तो मेरा मीन 4.8 आ ही नहीं रहे, तो ऑप्शन नंबर ए कैन नॉट बी द आंसर. बी ट्राई कर लेते. 9 + 4 + 2 + 3 + 6 डिवाइडेड बाय 5. तो मीन आ गया मेरे भाइयों 4.8. तो बी ऑप्शन से मीन तो सेटिस्फाई हो गया. अब बी ऑप्शन से वेरिएंस भी देख सकते हो. कैसे निकलेगा? चलो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला सोचते हैं. क्या था? समीशन x² - x बार का होल स्क्वायर और फिर अंडर रूट. अब चूंकि वेरिएंस पूछ रहे हैं तो मैं अंडर रूट हटा देता हूं. तो मेरा फॉर्मूला क्या बना? समीशन x² - x बार का होल स्क्वायर. मीन मुझे दे रखा है 4.80. तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं समीशन x² निकाल लेता हूं. वो कैसे निकलेगा? 9 * m + 4 * m + 2 * m + 3 * m + 6 * m + और फिर मैं दबाऊंगा एमआरसी. मेरे भाइयों. और एमआरसी दबाने के बाद मैं डिवाइड कर दूंगा इसे 5 से. तो मेरे पास आंसर आएगा 29.2. और 29.2 में से 4.80 का स्क्वायर माइनस करना है. तो 4.80 इंटू इक्वल टू 23.04 आएगा. तो 29 जो भी आंसर आया था उसमें से अगर तुम लोग 4.80 का स्क्वायर माइनस करोगे और फिर अंडर रूट कर दोगे, सो यू विल गेट द सेम आंसर 6.16. यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो तुम्हें इस क्वेश्चन में मेरे भाइयों करना है नॉकआउट. एग्जाम्पल नंबर 22 नहीं करने. NET नॉट एग्जाम टाइप. 23rd नहीं करना था, 24th भी नहीं करना था. फाइन. अब मुझे बता दो सेट ए में से किस किस चीजों पे डाउट है. जल्दी से मुझे बता दो अब सेट ए में किस चीज पे डाउट है. अब मैं सिर्फ डाउट्स ले रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ सेट ए में किस चीज का डाउट है. सिर्फ सेट ए के डाउट्स लिखना, सेट बी के डाउट्स मत लिखना, सिर्फ सेट ए के डाउट्स लिखना. अभी सिर्फ सेट ए के डाउट्स लिखना. बिमलेश्वरी का सेट ए का डाउट है क्वेश्चन नंबर 18. बिमलेश्वरी देखो 10 16 10 16 10 10 16 16 का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने. अरे जिनका कोई डाउट नहीं है वो नो डाउट मत लिखना नो डाउट, क्योंकि उससे होता क्या मैसेजेस बढ़ जाते हैं, फिर आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट्स. तो सुनो, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तुम्हें 10 16 10 16 10 16 10 16 का.
तो देखो यार, ठीक है मोती, मैं वो कर देता हूं। सुनो, अब यहां पे 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4। और 16 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4। तो 16 भी 4 बार रिपीट हो रहा है और 10 भी 4 बार रिपीट हो रहा है। तो मेरे भाइयों, लावारिश प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर एक नंबर सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा हो तो विल काउंट इट ओनली वंस। तो हमें स्टैंडर्ड डिवीजन यहां पे निकालना है 10 और 16 का, और अगर दो नंबर का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना होता है तो वो हो जाएगा 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। सो आंसर विल बी 3, ऑप्शन नंबर सी, विमलेश्वरी। आसान सा क्वेश्चन। चलो और क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, और क्या क्या पूछा हुआ है। 18 मैंने करवा दिया विमलेश्वरी। हिमांशु कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 10 में डाउट है। एग्जाम्पल नंबर 10 भी देख लेता हूं। ये नहीं करना है यार। एग्जाम्पल नंबर 10 तो एग्जाम टाइप ही नहीं है, मतलब BMJ लिखा हुआ है हमने इसके ऊपर। ये प्रूफ थोड़ी करने को आएगा निखिल एग्जाम में, तो मैं नहीं करा रहा हूँ। हिमांशु एग्जाम्पल नंबर 10। विश्वजीत का कहना है सिर्फ 13 और 19 करा दो। तो देखो विश्वजीत, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैज सम डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला जा सके, कंबाइंड स्टैंडर्ड या कंबाइंड डिस्पर्जन निकाला जा सके। अब जिसका कंबाइंड डिस्पर्जन निकल सकता है उसके पास डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है। तो क्वार्टाइल डिवीजन कंबाइंड तो निकलता नहीं था, मीन डिवीजन भी कंबाइंड नहीं निकलता था। तो करेक्ट आंसर होगा स्टैंडर्ड डिवीजन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन के पास होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन का कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला जा सकता है। दिस इज पॉसिबल। कंबाइंड मीन डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्वार्टाइल डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं। फिर 19th भी एक सवाल है। फॉर एनी टू नंबर्स SD इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेंज। हम लोग क्या करते हैं, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ पे भी हम लोगों ने किया 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये रेंज ही निकाली एक तरीके से, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर विल बी हाफ ऑफ द रेंज। अगर दो नंबर्स है तो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है अंडर मॉड्यूलस A माइनस B डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अंडर मॉड्यूलस से मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, क्योंकि अगर बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी हाफ ऑफ द रेंज। आदित्य कह रहा है 8 9 और 10। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डिविएशंस ओनली। तो एब्सोल्यूट डिविएशन यानी कि मॉड्यूलस कौन यूज करते हैं, तो मॉड्यूलस यूज करते हैं मेरे भाइयों मीन डिविएशन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। 9th क्वेश्चन देखो, विच मेजर इज बेस्ड ऑन ओनली 50% ऑफ द वैल्यूज। तो 50% ऑफ द वैल्यूज पे कौन बेस्ड होता था, क्वार्टाइल डिविएशन। याद करो, रेंज क्या दिया था उसने कि भाई तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के कारण पूरा डिविएशन बढ़ा देते हैं। आई डू नॉट अग्री टू इट। तो क्वार्टाइल डिविएशन विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फिर आदित्य ने कहा है 10th, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो देखो क्वार्टाइल डिवीजन तो मिडिल 50% वैल्यूज पे होते हैं, मीन डिवीजन सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। हम लोग जब मीन डिवीजन निकालते हैं तो हर एक ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन में भी हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी A एंड B बट नॉट C, क्योंकि क्वार्टाइल डिवीजन में सिर्फ Q3 और Q1 का इंपॉर्टेंस है, जबकि स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन डिवीजन में तो हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करके ही स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं और मीन डिवीजन निकालते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। कशिश कह रही है 12th, द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज स्टैंडर्ड डिवीजन। हमेशा याद रखना, अच्छी अच्छी बातें जब सेंट्रल टेंडेंसी में किसी के बारे में कही जाएगी तो आंसर होगा मीन, और जब अच्छी अच्छी बातें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में किसी के बारे में कही जाएगी तो आंसर होगा स्टैंडर्ड डिवीजन। इट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड एक्यूरेट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। पॉपुलर है, एक्यूरेट है, कॉमनली यूज्ड है, स्टैंडर्ड डिवीजन। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर 1 और 2 पूछा है किसी ने।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो देखो यार सिंपल सी बात है, मैं 2 और 4 लेता हूं, इसका मीन कितना होगा? इसका मीन होगा 3, ठीक है। इसका कुछ स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आएगा? 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा 1। स्टैंडर्ड डिवीजन बिटवीन टू नंबर्स क्या होता है? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आएगा 1। तो 2 और 4 एक सीरीज थी जिसका मीन आया 3 लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन आया 1। अब मैं तुम्हें एक और सीरीज दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू वन मोर सीरीज, आई एम गिविंग यू वन मोर सीरीज जिसमें 1 और 5। तो 1 और 5 का मीन कितना आया? अभी भी मीन कितना आया? 3। और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मीन सेम है पर क्या स्टैंडर्ड डिवीजन अलग अलग हो सकते हैं? मीन सेम है तो क्या स्टैंडर्ड डिवीजन अलग अलग हो सकते हैं? अगर मीन सेम है तो स्टैंडर्ड डिवीजन अलग अलग हो सकते हैं। देख लो, दोनों सीरीज दे रखी है, x24 है और y15 है, दोनों का मीन सेम है लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन अलग अलग है। तो इट इज हाईली पॉसिबल कि मीन सेम और एसडी अलग अलग हो। ऐसा भी हो सकता है x और y का कि मीन अलग अलग हो, मीन अलग अलग हो दोनों का, दिस आर डिफरेंट, लेकिन एसडी दोनों का सेम हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का मीन भी सेम हो और दोनों का एसडी भी सेम हो। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, कोई रूल नहीं है ऐसा, देयर इज नो रूल। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये 1 भी करवा दिया 1। फिर 2 किसी ने कहा डिस्पर्जन मेजर्स स्कैटरनेस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। देखो, जब हम लोग मीन की बात करते हैं, जब ऐसा 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 बहुत सारे डॉट्स बने हुए होते हैं और हमें एवरेज निकालना होता है तो हम मीन निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। बीच की जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग मीन निकालते हैं, ये सीटी में होते हैं। पर जब हम लोग आसपास की वैल्यू का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो डिस्पर्जन है। तो डिस्पर्जन मेजर्स स्कैटरनेस कि वेरिएबल कितने फैले हुए, तो डिस्पर्जन मेजर्स स्कैटरनेस। तो निर्भय तुम्हारे आंसर्स कर दिए। अब कशिश कह रही है 18th करवा दिया कशिश, 18th हो गया, 19th कोई कह रहे 19th भी हो गया, 14th कहा है if the profits of a company remains the same for the last 10 months then the standard deviation of profits for these 10 months would be 0। अरे मेरे भाइयों, अगर ऑब्जर्वेशन ऐसे होंगे 2 2 2 2 2 2 2 तो तुम इसका एसडी निकालोगे तो 0 ही आएगा ना, कोई डेविएशन है ही नहीं। अरे टुन्नू ने प्रॉमिस किया कि 90 लेकर आऊंगा, 90 लेकर आ गया, तो कोई डेविएशन था क्या? नहीं, 0। टुन्नू ने दूसरी बार प्रॉमिस किया 90 लेकर आऊंगा, 90 लेकर आ गया, कोई डेविएशन था क्या? 0। डेविएशन तो तब होगा जब बोला कुछ और किया कुछ और। तो प्रॉफिट यहाँ पे पिछले 10 सालों का सेम ही है, तो डेविएशन विल बी 0। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, नेहा। मोती वही कर रहा हूं। अभिषेक क्वेश्चन 1 हो चुका है, क्वेश्चन 15 कह रहे हैं मोहम्मद। Why measures of dispersion is considered for finding a pooled measure of dispersion after combining several groups। वो बोल रहे हैं कि बताओ combined measure of dispersion किस में निकाला जा सकता है? तो स्टैंडर्ड डिवीजन। पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तुम दो अलग अलग चीजों को पूल करके लेके आ रहे हो ना एक साथ, एक का N1 और SD1, दूसरे का N2 और SD2, दोनों को पूल्ड करके एक साथ कंबाइंड SD निकाल रहे हो। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने बता दिया, विश्वजीत। अब सवाल ये क्वेश्चन नंबर 30 में डी क्यों होगा? डी तो है ही नहीं, डी तो आंसर ही नहीं है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। विश्वजीत, डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन के पास होती है। डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जिसका कंबाइंड फॉर्मूला हो। तो एएम का कंबाइंड फॉर्मूला था, जीएम का कंबाइंड फॉर्मूला था, एचएम का कंबाइंड फॉर्मूला था। यहां पर सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन का कंबाइंड फॉर्मूला है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 भी कर चुका हूं, 13 भी कर चुका हूं, बस 3 करवाने, थर्ड देख लेते हैं।
When it comes to comparing two or more distributions, we consider, तो भैया जब भी कंपैरिजन होता है तो हम लोग एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव मेजर्स कंसीडर करते हैं. अंबानी जी की स्टोरी याद होगी तुम लोगों को. ट्वेंटीथ, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 10, मतलब एक सीरीज थी x, अब एक नई सीरीज उन्होंने बना दी x+10, सारे ऑब्जर्वेशन को 10 से इंक्रीज कर दिया. तो मेरे भाइयों अगर सारे ऑब्जर्वेशन को 10 से इंक्रीज किया सो दिस इज चेंज ऑफ ओरिजिन. तो अगर चेंज ऑफ ओरिजिन है तो एच पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल दीज थ्री रिमेन अनचेंज्ड. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता चेंज ऑफ ओरिजिन का. कशिश ये तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा था. 12 भी हो गया मेरे हिसाब से. हाँ 12 भी हो चुका है. सूरज मेरे भाई अगर दो ही नंबर्स तुम्हें दे रखे हैं, मान लो 8 और 4 का तुम्हें स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, तो तुम कैसे निकालोगे? तुम करोगे 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2. तो ये दो नंबर्स में रेंज निकालनी हो तो भी फॉर्मूला क्या होगा? 8 - 4. तो रेंज ही तो है ये एक तरीके से. सूरज दिस इज रेंज ऑनली ना. अगर दो ही नंबर्स दे रखे और दो नंबर्स की तुम्हें रेंज निकालनी तो क्या होगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम. तो यहाँ पे भी तो तुम यही कर रहे हो, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2. तो प्रॉब्लम क्या? क्वेश्चन नंबर 6 भी तुम लोग बोल रहे हो, बच गए. विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज मोस्ट यूजफुल? स्टैंडर्ड डिवीजन. मैंने कहा ना जब भी अच्छी अच्छी बातें बोली जाए, जब भी अच्छी अच्छी बातें बोली जाए वो एचडी के लिए होगी. बिल्कुल अभिषेक, मैं पॉडकास्ट सेंड कर दूँ. 7th क्वेश्चन में किसी ने कहा विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस? तो मेरे भाइयों क्वार्टाइल डिवीजन मीडियन को जाके चिमटी काट सकते हैं, क्योंकि क्वार्टाइल डिवीजन 50% वैल्यूज पे बेस्ड है, मीडियन भी 50% वैल्यूज पे बेस्ड है. मीडियन एक्सट्रीमिटी से अफेक्ट नहीं होता. याद करो टुन्नू, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, वो जैकलीन वगैरह से हम डांस कर रहे थे. किसी को भी उठा के इधर रख दूं या उनको उठा के इधर ले जाऊं तो भी टुन्नू मीडियन ही रहते. तो मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस. वैसे ही क्वार्टाइल डिवीजन इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस. करेक्ट. चलो अब आ जाओ सेट बी के अंदर. हाफ ऑफ द रेंज बोला है सूरज उसने. हाफ ऑफ द रेंज, पहले रेंज निकालोगे और उसको फिर डिवाइड 2 करोगे. हाफ ऑफ द रेंज बोला हुआ है, सिर्फ रेंज नहीं बोला हुआ है. सेट बी के कुछ क्वेश्चंस मैं लिख लेता हूं पहले यार. पहले मैं लिख लेता हूं फिर एक साथ सॉल्व करूंगा. क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास आया हुआ है 7, 9, 10 और 11. फिर आगे 14, फिर आगे 20 और एक आगे 19. फिर मेरे पास 2 और 4 एक्स्ट्रा है. 7, 11 तो हो गए, 19 और 20 भी हो गए. ठीक है, तुम देख लो जो मैं लिख रहा हूं इसके अलावा कुछ हो तो ही लिखना, अदरवाइज चैट्स को जबरदस्ती फुल मत करो. फिर 11 हो गए, 12 हो गए, 18 नहीं हुआ, 18 और लिख रहा हूं. नाइन भी हो गया. ठीक है, सिक्स और लिख लेता हूँ. 13 भी, 15 भी लिख लिया, 12 भी लिख लिया. बचा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 20 में से 14 क्वेश्चन तो कर ही दिए तुम लोगों ने. मतलब जितने में मैंने लिखा है 4 क्वेश्चन और कर दूंगा, अभी भी आ ही जाएंगे. और ये देखो 8वां नंबर भी आ गया. ये लो, क्या कर रहे हो? ये टाइम पास चल रहा है, वाकई में टाइम पास. चलो
फटाफट कंप्लीट करते हैं। सारे हो गए, वाकई में सारे हो गए, ये टाइम पास है, सारे ही करा दो। सबसे पहले देखो ये बोल रहे हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स। थोड़ा स्पीड में कराऊंगा, ध्यान से देखना। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है 8 वर्कर्स के लिए, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी? मैक्सिमम वैल्यू इज 90 और मिनिमम वैल्यू कितनी? मिनिमम वैल्यू हियर इज 60। तो 90 माइनस 60 30 और 90 प्लस 60 150। तो 30 बाई 150 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 30 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा 20। और 20 रुपीज आएगा कि 20% आएगा? 20 रुपीज आएगा कि 20% आएगा? मेरे भाइयों अगर रेंज निकालते तो 30 रुपीज आता, क्योंकि 90 रुपीज माइनस 60 रुपीज हो गया था। लेकिन जैसे ही तुम लोगों ने 30 रुपीज डिवाइडेड बाय 150 रुपीज किया तो रुपीज कट हो गया, तो तुम्हारा आंसर आया 20%। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसलिए बी करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि रुपये में दे रखे। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0 दे रखा है और वो बोल रहे कि x और y की रेंज के बीच में क्या रिलेशन है। तो मुझे पता है, देखो अगर y की रेंज निकालनी है तो y एक साइड, तो 2y हो जाएगा माइनस 3x प्लस 10, तो y हो जाएगा माइनस 3x प्लस 10 और दोनों डिवाइड बाई 2। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस इज ओरिजिन? तो इसको इग्नोर करो, ये साइन है इसको इग्नोर करो। तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3/2 रेंज ऑफ x। क्या इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसा बोल सकता हूं 2 रेंज ऑफ y इज 3 टाइम्स द रेंज ऑफ x। तो देखो यार y की वैल्यू आ गई माइनस 3/2x प्लस 10/2। प्लस 10/2 को तो इग्नोर करो क्योंकि वो ओरिजिन है, माइनस साइन को भी इग्नोर करो क्योंकि वो चेंज ऑफ साइन है। सिर्फ x से जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है वही कंसीडर होगा, यानी कि चेंज ऑफ स्केल। तो ry आ गया 3/2 ऑफ rx, तो 2ry इज इक्वल टू 3 ऑफ rx। हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में अगर तुम्हें अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, तो तुम्हें इसे कॉन्टिन्यूस बनाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग सीधे कर सकते हो 59 माइनस 10, मैक्सिमम वैल्यू के 59, मिनिमम वैल्यू के 10। अब वो कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछ रहे, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा? 59 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 59 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऊपर आएगा 49 डिवाइडेड बाय 69 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर आएगा 71.01 अप्रॉक्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर तुम्हें एग्जैक्ट चाहिए तो तुम कॉन्टिन्यूस बना दो। कॉन्टिन्यूस में लोअर वैल्यू में नेगेटिव 0.5, अपर वैल्यू में पॉजिटिव 0.5, तो ये हो जाएगा 9.5 लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू हो जाएगी 59.5। तो अगर एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो 59.5 माइनस 9.5 डिवाइडेड बाय 59.5 प्लस 9.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 59.5 माइनस 9.5 ऊपर आ गया 50 और 59.5 प्लस 9.5 नीचे आ गया 69। तो 50 डिवाइडेड बाय 69 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा 72.46 एग्जैक्ट। तो अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो डिसकंटिन्यूअस सीरीज को कॉन्टिन्यूअस बना लो, सिंपल है। ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब उसने रेंज ऑफ x दे रखा है और पूछा है माइनस 3x प्लस 50 की रेंज क्या होगी, यानी कि y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 50 दे रखा है। प्लस 50 को इग्नोर करो, ये माइनस साइन को इग्नोर करो, तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेंज ऑफ x। और रेंज ऑफ x कितनी है 2, तो रेंज ऑफ y कितनी हो जाएगी 6। तो रेंज ऑफ y कितनी हो जाएगी 6। c इज नॉट द करेक्ट आंसर, b इज द करेक्ट आंसर। b महक b। चलो फिर तुम्हें फिफ्थ में मीन डेविएशन निकालना है, अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। मीन डेविएशन निकालना है अराउंड मीन। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग मीन निकाल लेते हैं। मीन कितना होगा 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। तो मीन आ गया मेरे भाइयों 5.2। मीन आ गया 5.2। अब तुम्हें सिर्फ कैलकुलेटर पे हाथ चलाना है। 5 माइनस 5.2 m माइनस
8 minus 5.2 m plus 6 minus 5.2 m plus 3 minus 5.2 m minus और 4 minus 5.2 m minus. फिर तुम्हें दबाना है MRC, आएगा 7.2 और 7.2 को डिवाइड कर दोगे विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच आर 5, तो डिवाइड बाय कर दो 5, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.44. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. कुछ नहीं करना था, मीन निकालना था और उसके बाद सिर्फ कैलकुलेटर चलाना. 6th क्वेश्चन, लावारिश प्रॉपर्टी लगेगी. 60 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 7 बार रिपीट हुआ है 60. 50 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7. 50 भी 7 बार रिपीट हुआ है. तो एक्चुअली हमें मीन डिवीजन निकालना है 50 और 60 का. एक्चुअली हमें मीन डिवीजन निकालना है 50 और 60 का. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5. तुम लोग कैलकुलेट करके देख लेना. चलो अब 7th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन. देखो, द कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन अबाउट मीन फॉर द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स इज. गिरिराज, उसका नाम ही क्या है? लावारिस. मतलब उसका कोई एक लौता वारिस नहीं है. इट शुड हैव बीन बहुवारिस प्रॉपर्टी. पर वो कहते हैं ना, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता. जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता. तो देखो, मीन डिवीजन निकालना है तुम्हें फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का. तो फर्स्ट 9 कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन निकालना है. मीन डिवीजन भी नहीं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन निकालना है. तो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. सबसे पहले तो इसका मीन निकाल दो. मीन कितना होगा? सिंपल है मेरे भाइयों, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय 9. तो मीन आ गया 5. अब एक बार मीन आ गया तो चलाओ कैलकुलेटर, DOC. फिर करो DOC. DOC कैसे करेंगे? 1 - 5 m - 2 - 5 m - 3 - 5 m - 4 - 5 m - 5 - 5 m plus 6 - 5 m plus 7 - 5 m plus 8 - 5 m plus 9 - 5 m plus और फिर दबाओ MRC. तो तुम्हारा अंडर मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार निकल के आ गया 20. सम ऑफ अंडर मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार निकल के आ गया 20. अब तुम लोग इसको डिवाइड कर दो विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि है 9. तो मीन डिवीजन तुम्हारा कितना आ गया? 20/9. अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है मीन डिवीजन अपॉन मीन इंटू 100. तो 20/9 अपॉन मीन. मीन कितने? 20/9 अपॉन मीन. 20/9 अपॉन मीन. और मीन कितने? मीन था 5 मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा 20/9 इंटू 1/5 इंटू 100. तो फाइनली ये 5 और 100 कैंसिल आउट हो गए. तो ऊपर आ गया 400 और नीचे आ गया 9. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 400/9. तुम लोग अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाहो तो 44.44 आएगा और ऑप्शन नंबर सी से भी सेम आंसर आएगा. 8th देख लो. If the relation between x and y is 5y minus 3x equal to 10 and mean division about mean for x is 12, then the mean division of y about mean is. तो y की वैल्यू निकालनी है तो y एक साइड, बाकी सारी दुनिया दूसरी साइड. तो ये हो जाएगा 5y is equal to 3x plus 10. तो y is equal to 3/5x plus 10/5. y is equal to 3/5x plus 10/5. क्लियर है मेरे भाई? 3/5x plus 10/5. अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? ये काम का नहीं है, सिर्फ यही काम का है. तो सिग्मा y इज इक्वल टू 3/5 सिग्मा x. तो 3/5 सिग्मा x. सिग्मा x की वैल्यू कितनी दे रखी है? सिग्मा x नहीं, मीन डिवीजन पूछा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता. 3/5 मीन डिवीजन ऑफ x हो जाएगा. तो मीन डिवीजन कितना दे रखा है? 12. तो 12 इंटू 3/5. 12 इंटू 3/5 दैट इज इट. तो 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 आंसर आएगा 7.2. ए विल बी द करेक्ट आंसर. 9th भी देख लो. 9th एक अच्छा क्वेश्चन है. 9th को मैं सॉल्व करा देता हूँ. 9th इज अ गुड क्वेश्चन.
देखो दो वेरिएबल दे रखे हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और उन्होंने बोला है x बार दे रखा है 1 और मीन डिवीजन ऑफ x दे रखा है 0.3। अब तुम कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन ऑफ y निकाल के बता दो अबाउट इट्स मीन। तुम्हें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन ऑफ y, यानी कि मेरे भाइयों मीन डिवीजन ऑफ y डिवाइडेड बाय y बार मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होगा। तो मीन डिवीजन ऑफ y डिवाइडेड बाय y बार मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मुझे x का मीन डिवीजन दे रखा है और इक्वेशन दे रखी है। मुझे x का मीन डिवीजन दे रखा है और इक्वेशन दे रखी है। x का मीन दे रखा है और इक्वेशन दे रखी है, तो x के मीन और इक्वेशन से मैं y बार निकाल लूंगा, और x के मीन डिवीजन और इक्वेशन से मैं मीन डिवीजन ऑफ y निकाल दूंगा। सिंपल है ना। अगर x बार और इक्वेशन दे रखी है तो मैं y बार निकाल सकता हूं। अगर मीन डिवीजन ऑफ x और y की इक्वेशन दे रखी है तो मैं मीन डिवीजन ऑफ y निकाल सकता हूं। सबसे पहला काम तो y एक साइड और बाकी सारी दुनिया दूसरी साइड। तो y एक साइड कैसे आएगा, 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7, 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7, तो y इज इक्वल टू माइनस 2x बाई 3 प्लस 7 बाई 3। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी की बात करूंगा तो सेंट्रल टेंडेंसी चेंज ऑफ ओरिजिन से भी अफेक्ट होती है, चेंज ऑफ स्केल से भी अफेक्ट होती है, और चेंज ऑफ साइन से भी अफेक्ट होती है। तो अगर सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो y बार हो जाएगा माइनस 2/3 इंटू एक्स बार प्लस 7/3, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी तो ओरिजिन स्केल और साइन सबसे अफेक्ट होता है। तो मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा यहाँ पे, ये पूरा सेम का सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगा। y बार इज इक्वल टू माइनस 2/3 एक्स बार प्लस 7/3। तो अब x बार तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है 1, तो y बार की वैल्यू क्या आएगी, y बार इज इक्वल टू माइनस 2/3 इंटू 1 प्लस 7/3। तो y बार कितना आ गया, y बार आ गया मेरे भाइयों 5/3, y बार आ गया 5/3। तो सेंट्रल टेंडेंसी से मैंने y बार तो निकाल लिया। अब जैसे ही मैं एमओडी की बात करता हूं तो एमओडी में सिर्फ चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ता है, चेंज ऑफ साइन का इफेक्ट नहीं पड़ता, और चेंज ऑफ ओरिजिन का भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन को एमओडी की इक्वेशन बनाऊंगा तो मैं ये ओरिजिन हटा दूंगा, ये 7/3 हटा दूंगा और ये नेगेटिव साइन हटा दूंगा। तो मीन डिवीजन ऑफ y हो जाएगा 2/3 मीन डिवीजन ऑफ x। तो मीन डिवीजन ऑफ y इज इक्वल टू 2/3 मीन डिवीजन ऑफ x, और x का मीन डिवीजन कितना दे रखा है 0.3। तो मीन डिवीजन ऑफ y इज इक्वल टू 2/3 इंटू 0.3, 2/3 इंटू 0.3। तो चलो कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 3। तो मीन डिवीजन ऑफ y आ गया 0.20। अब देखो तुम्हें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन ऑफ y। तो ये हो जाएगा 0.20 डिवाइडेड बाय y का मीन कितना आया 5/3, यानी कि 5 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 1.66666 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0.20 डिवाइडेड बाय 1.66666 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 12। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। एक बार चेक कर लो, ये रहा पूरा सॉल्यूशन तुम्हारी स्क्रीन।
बिमलेश्वरी मैं समझ नहीं पा रहा किसको कौन सी मेथड से बनाएंगे, इसको किसको? चलो अब देखो मुझे बताओ 10th मुझे कराना है क्या कि 10th कर सकते हो? 10th इसी है, मीन डिवीजन अबाउट मोड निकालने। देखो सब में 1/11 है ना, सब में 1/11 है ना, मतलब सब में डिवाइड बाय 11 है ना, तो तुम 1/11 को तो कॉमन ले लो, तो 1/11 को तो कॉमन ले लो। तुम तो सिर्फ 4, 6, 8, 9, 12, 8 का मीन डिवीजन निकाल दो। तुम 1/11 को तो पूरे क्वेश्चन में कॉमन ले लो क्योंकि सबके डिवाइड में 11 है, सबके डिवाइड में 11 है। तो 4, 6, 8, 9, 12, 8 में मोड क्या हुआ? मोड हो गया 8 क्योंकि वो 2 बार रिपीट हो रहा है। मोड हो गया 8 जो 2 बार रिपीट हो रहा है। अब चलाओ कैलकुलेटर, 4 - 8 m - 6 - 8 m - 8 - 8 m प्लस 9 - 8 m प्लस 12 - 8 m प्लस और 8 - 8 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो एमआरसी दबाओ तो तुम्हारा मीन डिवीजन आ जाएगा 11 बाय कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6, 11/6। और तुमने 1/11 कॉमन लिया था, और तुमने 1/11 कॉमन लिया था, तो अब उस कॉमन का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/11 इंटू 11/6, फाइनली तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर ए। तो बस ये शॉर्ट ट्रिक से करना, पूरी सीरीज में अगर डिवाइड बाय 11 है तो तुम 1/11 को कॉमन ले लो, जो भी मीन डिवीजन आएगा उसको हम लोग 1/11 से डिवाइड कर देंगे। अगर पूरी सीरीज का डिवीजन 11 के साथ है तो 1/11 को कॉमन ले लो, जो भी मीन डिवीजन आएगा उसको हम लोग 11 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। ये तो कर ही लोगे। तुम्हें 5, 9 और 10 का एसडी निकाल सकते हो। The mean and SD of x are a and b respectively, then the SD of x minus a divided by b। तो मेरे भाइयों तुम्हें x का मीन दे रखा है a और x का SD दे रखा है b, तो मुझे बताओ तुमसे वो पूछ रहे x माइनस a बाई बी का SD क्या होगा। तो x माइनस a बाई बी का SD की बात कर रही हो, तो ये तो चेंज ऑफ ओरिजिन है माइनस a, तो माइनस a को तो इग्नोर करो, तो तुम्हें निकालना है SD ऑफ x बाई बी। तो SD ऑफ x कितना था? b, तो b बाई बी आंसर कितना आ जाएगा? 1। सो b विल बी द करेक्ट आंसर, सो b विल बी द करेक्ट आंसर। थर्टीन देख लो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तुम निकाल सकते हो, सिंपल सा फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन में मीन इंटू 100, बेसिक है, कर लोगे। एच डी दे रखा है तुम्हें एक्स का 3 और वेरिएंस पूछा है 5 - 2x का, तो y इज इक्वल टू 5 - 2x है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -2x + 5, तो सिग्मा y हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा एक्स, क्योंकि +5 को इग्नोर करेंगे, माइनस को इग्नोर करेंगे। अब मुझे वेरिएंस ऑफ y चाहिए, तो मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, तो वो हो जाएगा वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 4 इंटू वेरिएंस ऑफ x, और x का वेरिएंस कितना होगा? एच डी अगर 3 दे रखा है तो x का वेरिएंस हो जाएगा 9, तो सिग्मा स्क्वायर y हो जाएगा 4 इंटू 9 यानी कि 36। सो ऑप्शन नंबर ए, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 15 कर सकते हो, बेसिक है, 16 भी कर सकते हो, क्वार्टाइल डिवीजन है निकालने, 17 इज ऑल्सो बेसिक, वही सेम चीज पे बेस्ड है। 18 में तुम फॉर्मूला लगा लो, √(n² - 1 डिवाइड बाई 12। अब एक काम करो, n की वैल्यू को नॉकआउट कर दो, n की जगह ऑप्शन रख के देखो, जिस भी ऑप्शन से मेरा आंसर 2 आ जाएगा वो करेक्ट होगा, जिस भी ऑप्शन से मेरा आंसर 2 आ जाएगा वो करेक्ट होगा। देखो कुछ नहीं किया मैंने निर्भय, y इक्वल टू 5 - 2x था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -2x + 5, क्योंकि हमारी आदत है x पहले आएगा और फिर बाकी कांस्टेंट आएंगे। तो ये +5 तो चेंज ऑफ ओरिजिन था, इसको इग्नोर कर दिया, माइनस साइन को इग्नोर कर दिया क्योंकि ये चेंज ऑफ साइन था। तो सिग्मा y हो गया 2 इंटू सिग्मा एक्स, या तो अब तुम सिग्मा y की वैल्यू निकाल लो सिग्मा x की वैल्यू डाल के, तो अगर सिग्मा x की वैल्यू डालोगे तो 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा, सिग्मा y कितना आ गया 6, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? वेरिएंस ऑफ y, तो 6 का स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा 36।
या फिर तुम दोनों साइड स्क्वायरिंग करके सीधे वेरिएंस ऑफ y पुट कर दो, दोनों में से कोई भी तरीका चलेगा। 19th बिल्कुल सेम है, सेम एज बिफोर, जो अभी हमने सॉल्व किया बिल्कुल वैसा ही है 19th। ये जरूर कराऊंगा मैं। 20th क्वेश्चन मुझे कराना, 20th क्वेश्चन मैं करूंगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तुम्हें मीन और एचडी दे रखा है, मीन कितना दे रखा है, मीन दे रखा है तुम्हें 3 और एचडी कितना दे रखा है 2/√3, ये तुम्हें गिवन है। देखो उसने खुद ही बोल दिया, द मीन एंड एचडी फॉर ए बी एंड 2 आर 3 and 2/√3। वो बोल रहे थे मीन एंड एचडी फॉर ए बी एंड 2 आर 3 and 2/√3। तो मीन कितना दे रखा है 3 और एचडी कितना दे रखा है 2/√3। तो फिर से बोल रहा हूं, मीन 3 दे रखा है और एचडी दे रखा है 2/√3। किसका, ए बी और 2 का। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो है ए बी और 2, जिसका मीन और एचडी तुम्हें दे रखा है। हाँ सचिन मैं 18 करवा दूंगा, पहले अभी देख लो, जिसका मीन और एचडी तुम्हें दे रखा है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, तुम्हें अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें दो इक्वेशंस चाहिए। आई रिपीट, अगर तुम्हें दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें एक नहीं बल्कि दो इक्वेशंस की जरूरत होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम्हें दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें एक नहीं दो इक्वेशंस की जरूरत होगी। अगर एक वेरिएबल, दिस इज जनरल रूल ऑफ मैथ, अगर तुम्हें एक इक्वेशन मिली है मतलब तुम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर तुम्हें दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें दो इक्वेशन चाहिए। अगर तुम्हें तीन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें तीन इक्वेशन चाहिए। ये जनरल रूल है मैथ का। तो अगर तुम्हें दो वेरिएबल्स दे रखे हैं तो तुम्हें दो वेरिएबल्स की इक्वेशन चाहिए होंगी। चलो सबसे पहले इक्वेशंस बनाने पे फोकस करता हूं। मुझे दो इक्वेशन चाहिए, मुझे पता है मीन और एचडी दे रखा है, मतलब दो इक्वेशन तो मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं मीन निकाल लेता हूं। मीन क्या होगा, a प्लस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3। मीन क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ये पहली इक्वेशन होगी। एक इक्वेशन तो मिल गई, a प्लस बी इक्वल टू 7। फिर मुझे पता है सिग्मा एक्स 2/√3 है, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स क्या होगा, समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर एक्स, मैंने रूट हटा दिया, स्क्वायरिंग कर दी, तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर यानी कि 4/3, 2/√3 का स्क्वायर कर दिया यानी कि 4/3। ये 2/√3 का स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया 4/3। 4/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4। समीशन एक्स स्क्वायर किया यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से क्योंकि टोटल 3 ऑब्जर्वेशन है। माइनस एक्स बार कितना था, एक्स बार मुझे दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। चलो अब एलसीएम ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास इक्वेशन फाइनली क्या बन गई, ये 4 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। मुझे जल्दी से बता दो सब लोग यहां तक पहुंच गए क्या। फिर से बोल रहा हूं, देखो पहले इसको नोट कर लो, तुम्हें नोट करते करते आधा समझ में आ जाएगा, फिर आगे बढ़ रहे। पहले इसको नोट कर लो। देखो ये समझो कि उसने मुझे ए बी और 2 दे दिया था। सुनना, उसने मुझे दे दिया था ए बी और 2 और उसने बोला ए बी और 2 का मीन जो है ना वो 3 आ रहा है
और स्टैंडर्ड डिविएशन 2/√3 आ रहा है। अब अगर वो मुझसे ए और बी की अलग अलग वैल्यू पूछता तो मैं तो नॉकआउट कर देता, मैं तो बैठा हुआ हूं भाई, तू अलग अलग वैल्यू पूछ, मैं ऑप्शन में से वैल्यू उठाऊंगा, जिसका मीन और एसडी सेम आ जाएगा वो करेक्ट है। पर क्वेश्चन ने शाणेपंथी क्या की, क्वेश्चन ने बोला कि सुन, तू अगर नॉकआउट करना जानता है तो मैं भी ये जानता हूं कि कैसे तेरे को उलझाना है। मैंने ए और बी की वैल्यू नहीं पूछी, मैंने ए इंटू बी पूछ लिया। तो अब मुझे पता नहीं कि इस ए इंटू बी में 11 है कि क्या है, आई डू नॉट नो, मेरे को पता ही नहीं है। तब ध्यान से देखो, मुझे ए बी और 2 में से दो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, ए और बी की। तो ए और बी दो वेरिएबल्स की अगर वैल्यू चाहिए तो मुझे दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहली इक्वेशन तो मुझे समझ में आ गई कि भैया मीन 3 है, मतलब a प्लस बी प्लस 2 डिवाइड बाई 3 3 के बराबर होगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 7 आ गई। ये पहली इक्वेशन है। यहां का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार मुझे 3 दे रखा था, तो एक्स बार का स्क्वायर मैंने 9 यहां पे लिख दिया, एक्स बार का स्क्वायर मैंने 9 यहां पे लिख दिया। अब ध्यान से देखो, एक्स बार का स्क्वायर मैं 9 लिख चुका हूं। अब उसने बोला कि समीशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो मैंने बोला ये ले समीशन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, ये समीशन एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर उसने बोला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी चाहिए, मैंने बोला वो भी है, ये रहा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3। अब 7 कैसे आया ये भी अगर बताना पड़ रहा है मेरे भाई साहिल तो थोड़ी परेशानी है। a प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 9 हो गया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 9 माइनस 2, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 7। कितना 30 ml ही है ना? हाँ, अच्छा आज कप में मिल गया। माइक चालू था क्या? सॉरी। चलो सुना मेरी बात ध्यान से। अरे क्वेश्चन पे फोकस करो, इंपॉर्टेंट है, सुनो। तो वेरिएंस कितना हो गया? वेरिएंस कितना हो गया? 4/3, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड डिवीजन था 2/√3, तो इसका अगर स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4/3। स्टैंडर्ड डिवीजन का अगर स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4/3। तो वेरिएंस आ गया मेरे भाइयों 4/3। 4/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 9। अब मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो इस 9 के नीचे कुछ भी नहीं था, तो ये 9 का मल्टीप्लाई हो गया 3 से, तो आंसर आ गया 27। तो फाइनली ये 3 कैंसल आउट हो गए, क्योंकि ये 3 इधर आएगा, तो ये 3 कैंसल आउट हो गए। फिर ये 4 भी कैंसल आउट हो गए, क्योंकि ये 4 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 4 भी कैंसल आउट हो गए। तो फाइनली मेरे पास क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0। मेरे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन है ए प्लस बी इक्वल टू 7, ये पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 27 या इक्वल टू 27, ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब मैं ना यहां के अटक गया हूं, अब मैं यहां के अटक गया हूं। पहले से बता दो, यहां तक क्लियर हो गया? दोनों इक्वेशन बना पाए, फिर आगे बात करते हैं। एक सेकंड रुकना।
तो देखो मेरे भाइयों सुनो, अरे गिरिराज 27 कैसे आया मैं बता दूं। देखो पहले तो मैंने इधर एलसीएम लिया, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, ये नेगेटिव था तो ऊपर नेगेटिव 27 चला गया। अब डिनोमिनेटर में कॉमन आ गया 3, इधर 4/3 है, इधर भी डिवाइड बाई 3 है, तो 3 कैंसिल आउट, और इधर +4 है और इधर भी +4 है, तो ये 4 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए 4 कैंसिल आउट। तो a² + b² इक्वल टू 27 ही तो हुआ ना, तो a² + b² इक्वल टू 27 ही तो हुआ ना। मैं यहां आके ना अटक गया हूं, अब मैं यहां आके अटक गया हूं, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि होगा क्या। a + b = 7 है, a² + b² = 27 है। अब भाई हाथ जोड़ लिया, अब समझ ही नहीं आ रहा है कि होगा क्या, कैसे वैल्यूज पुट करूं, कैसे सॉल्व करूं इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को मैं कैसे सॉल्व करूं, कैसे वैल्यूज पुट करूं और कैसे सॉल्व करूं इन दोनों इक्वेशंस को। कोई मुझे सॉल्यूशन दे दे, कोई मुझे बता दे कि कैसे सॉल्व होगा। अब देखो कुछ लोग जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे उनको कीड़े होंगे, वो कीड़े कैसे होंगे मैं बताता हूँ। वो मैथ वाले ना तो थोड़ा ज़्यादा वो बोलते हैं ना तेज चलते, तो वो तेज चलेंगे। कैसे कीड़े होंगे मैथ वाले बच्चों को मैं बताता हूँ। वो बोलेंगे सर सिंपल तो है, a = 7 - b, तो b की जगह 7 मतलब a की जगह 7 - b रख दो, तो इक्वेशन हो जाएगी 7 - b² + b² = 27। तो ये हो जाएगा 49 - b² a² + b² -2ab, तो ये हो जाएगा -7b + b² = 27। फिर वो बोलेंगे सर 2b² - 14b + 49 = 27। फिर वो बोलेंगे सर हम क्वाड्रेटिक लगा लेंगे ना, फिर वो बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लेंगे, हमको तो सब आता है, -b + √b² - 4ac / 2a। ये नॉन मैथ वाले मत सुनिए, ये मैथ वाले जो जिनके कीड़े, वो कीड़े ऐसे करेंगे। वो बोलेंगे अब हम कर लेंगे सर, आप टेंशन मत लो, बाबा आपने फीस भरी है हमारी 11वीं 12वीं, हम कर लेंगे। तो वह ऐसे ही बढ़ेंगे आगे, पर हम ऐसे नहीं करेंगे। वी विल नॉट सॉल्व लाइक दिस, जिसमें कीड़े वो करें, हम ऐसे नहीं करें। तो फिर हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे, हम सोचेंगे क्या होगा a + b और a² + b², क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। क्या B6 में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, हम लोगों ने B6 में पढ़ा था मेरे भाइयों, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो मुझे पता है यहाँ पे a + b आए हैं, यहाँ पे a² + b² आए हैं, तो क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है। बिल्कुल हाँ, देयर इज अ रिलेशनशिप, और वो आइडेंटिटी क्या है, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। और मुझे निकालना भी क्या था, ab, और मुझे निकालना भी क्या था, ab। तो देखो हर एक चीज इशारा कर रही है कि तुम a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, हर एक चीज इशारा कर रही है कि तुम a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। तो देखो यार, हर एक चीज इशारा कर रही है तुम्हें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने, और ऐसे ही होते। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, a + b की वैल्यू तुम्हारे पास है 7, तो 7 का स्क्वायर = a² + b² की वैल्यू तुम्हारे पास है 27,
प्लस 2ab। तो मैंने इक्वेशन 2 से ए वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन 1 से ए वाली वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया 49 इज इक्वल टू 27 प्लस 2ab। तो 2ab इज इक्वल टू 49 माइनस 27, मतलब 22। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई? 11। डन टड़ा टननन टननननननननन। करेक्ट आंसर विल बी 11। सूर्य चीटी क्यों बना दी तुमने, क्यों बनाई थी चीटी? जवाब दो। नहीं मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री नहीं रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री होती तो मैं भी नहीं पढ़ाता। कोई इज्जत नहीं तुम मैथ्स वालों की आ रही, कोई इज्जत नहीं, क्या ही कर लो, कॉमन सेंस होना चाहिए। तो एक आध क्वेश्चन तो हक बनता है यार उनका ऐसा बड़ा पूछने का। चलो, तो फाइनली 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 इसी के साथ तुम्हारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी हो जाता है मेरे भाइयों, खत्म, खत्म हो गया। अरे पीछे आंसर कुछ भी दियो, बाढ़ में जाए, पीछे आंसर मुझे पता है 5 दे रखा है, तुम्हारा आंसर 11, यही सही आंसर है, सी। इस पे अंगूठा अंगूठा लगा दो, यही है सही आंसर, सी। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने हैं मुझे, मैं तुम्हें 2-3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, मुझे एक पर्सनल फ़ोन कॉल करना है, समझो बहुत अर्जेंट फ़ोन कॉल। तो मैं एक पर्सनल फ़ोन कॉल करके आया, तुम्हें मैं ब्रेक दे रहा हूँ, तुम्हें भी फ़ोन करना है इस बीच में तो फ़ोन कर लो। लेकिन सुनो, इस ब्रेक के बाद जो डिस्कशन होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस ब्रेक के बाद जो डिस्कशन होने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि पढ़ना कैसे मैथ में, नहीं फिर छुट्टी नहीं, फिर कोरिलेशन है, फिर कोरिलेशन। तो आया मैं मेरे भाई।
सुनो, ये टुन्नू नहीं है, तुम हो। इज नॉट टुन्नू, ये तुम हो। कि सर मैं मैथ में पास कैसे हूं? दिस यू। अब सुनो, तो सबसे पहला स्टेप कॉन्सेप्ट्स। सूरज पढ़ लिया मैंने, तुम डिलीट कर भी दोगे तो भी क्या। सुनो, सबसे पहले मतलब दिस इज बेसिक क्वेश्चन यार, मैं तुमसे बहुत सीरियस नोट पे डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज नॉट जोक एनीमोर। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सही अप्रोच पता हो, क्योंकि देखो यार पूरे सीए सिलेबस में ना एक चीज़ है विच इज़ वेरी डेडली, तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा। अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। सीए में प्रॉब्लम ही यही होती है कि इतना सारा कोर्स होता है, इतनी सारी क्लासेस होती है कि जब तक हम संभल पाते हैं और समझ पाते हैं कि एग्ज़ाम्स कैसे अपेयर करनी है, कैसे प्रिपरेशंस करनी है, तब तक तो टाइम ही निकल जाता है। और अगर सिर्फ पढ़ाई करते रहे और इस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया कि हम कितने पानी में हैं और कितना हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, इफ़ वी डिड नॉट प्लान इट you will not be able to clear it at the same time. मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा if you really want to pass you should have that plan to get passed. अगर वह हाथ में नहीं है तो मतलब नहीं। तो ध्यान से सुनो, मैथमेटिक्स में तुम्हें क्या क्या करना है और कैसे करना है वो ध्यान से सुन लो। मेक अ कमिटमेंट, मेक अ शेड्यूल। हम लोग वो टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस कर लेंगे, पर मैं तुम्हें ये ज़रूर बता दूं कि मैथ में पढ़ाई कैसे करनी है और मेरे साथ तुम पास कैसे होगे। आई एम जस्ट गिविंग यू द ग्लिम्स ऑफ इट। हाँ यश, ये इंस्टीट्यूट के उस पर आता है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। सुनो, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले
तो कमिट कर दो खुद से कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लेक्चर मिस नहीं करूँगा। मैं तुम्हें कुछ छोटे छोटे से इंस्टेंसेस बताता हूँ। देखो यार, वेरी ऑनेस्टली आई एम ऑल्सो 24, मतलब 24 का भी मैं अभी अभी हुआ थोड़े टाइम पहले। तो मैंने जब मेरी CA CPT दी थी तो वो दी थी आज से 5 साल पहले, कुछ 18-19 साल में। मैंने 2 क्लासेस छोड़ी थी पूरी CA करिकुलम में। आई लेफ्ट 2 क्लासेस। एक ICDC, क्योंकि मुझे बहुत लगता था, मेरे अंदर बहुत गुरूर था, आई वॉज वेरी एरोगेंट कि मैं तो कर लूँगा यार, ICDC क्या है, इतना पढ़ा 11th-12th में 2 साल, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो मैं पढ़ लूँगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ थी लीनियर इनइक्वेशंस। दूसरा एक चैप्टर था लीनियर इनइक्वेशंस, वो मैं मिस आउट कर गया था, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम्स थी, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई डिड आई मिस आउट दैट चैप्टर, इतना मुझे याद नहीं, बट आई टुक अ लीव। कैश वॉट, मेरे को 50 में से 49 मार्क्स आए, 50 में से 49 इन CA फाउंडेशन मैथमेटिक्स, मतलब CA CPT होता था वो तब। एक मार्क जो मेरा कटा वो कटा ICDC में से, बिकॉज मैं क्लास में नहीं था, और एक छोटी सी ट्रिक बताई थी जिससे ICDC का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। मैं मैथ वाला था तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं मैथ से कर लूँगा, लेकिन वो मैथ से मुझसे हुआ नहीं वहाँ पे, जबकि नॉन मैथ वाले उस क्वेश्चन को करके आ गए क्योंकि आंसर 0 या 1 था, ऐसा बता रखा था ऑलरेडी। तो ICDC की ट्रिक आई कुडंट डू, तो ICDC का मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। लीनियर इनइक्वेशन का सबसे पहला क्वेश्चन ही आया था एग्जाम में, वो मैंने तुक्का लगाया था, और मेरा तुक्का सही बैठ गया क्योंकि मैंने ऊपर ऊपर से बस उस चैप्टर को एक बार देख रखा था। आई डिड नॉट स्टडी दैट चैप्टर, बट देयर वाज अ हाई प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कि मैं उसका क्वेश्चन भी गलत कर पाऊँ, मतलब आंसर गलत कर दूँ। तो आई स्कोर्ड 49, आई कुड हैव स्कोर्ड 50 on 50, but I just missed 2 classes in the entire curriculum। बस सिर्फ 2 क्लासेस छोड़ी थी, और उन 2 क्लासेस ने बैंड बजा दी, क्योंकि तब CA करना था, नया नया था, जुनून था, जोश था। आई वॉज वेरी डिटरमाइंड, मतलब मैं चोटी वोटी भी बना के रखता था, मेरी पीछे बालों में चोटी वगैरह भी थी, पर जो भी हो, लुक्स कैसे भी हो, आप कितनी भी मस्ती करते हो, आप कैसे भी मैनेज करते हो, बट आई वॉज सिंसियर, क्योंकि CA करना था यार, मेरी लाइफ में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास कोई बहुत बड़ा अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, या ऐसा नहीं था कि पापा ने पूरा बिजनेस सेट कर रखा है, सिर्फ जाके गद्दी पे बैठना है जैसे ही तुम ग्रेजुएट हो जाओगे। तो आई हैड टू बिल्ड माई ओन ड्रीम्स, मुझे खुद अपनी लाइफ को बनाना था। तो आई वॉज सिंसियर, आई वॉज रेगुलर, मुझे क्लास जाने मतलब जाने। तुम लोग ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ते हो, उस टाइम पे मेरे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी, आई डिड नॉट हैव व्हीकल एट दैट टाइम, मतलब ना एक्टिवा थी ना स्कूटी थी, कुछ भी नहीं था। और क्लास सुबह शुरू हो जाती थी 8 बजे, क्लास सुबह शुरू हो जाती थी 8 बजे। समझ नहीं आता था जाऊंगा कैसे क्लास, क्योंकि उस टाइम पे बस भी नहीं चलती थी। बस चलना शुरू होती थी 9 बजे तक, 9:15 तक, और तब तक तो क्लास मिस हो जाती। तो आई फाउंड वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि एक्टिवा से जाता था, जिसको मुझे ले जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, या फिर अगर वो ले जाता भी था तो वो उसके टाइम के हिसाब से चीज़ें चलाता था, बट आई हैड टू डू इट। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं सो के उठा हूँ और सामने वाला आज थोड़ा जल्दी आ गया बिफोर टाइम, बट मेरे को उसका टाइम फॉलो करना है क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मुझे 10 मिनट में घर से निकलना होता था। पता नहीं मैं खाना लेकर जा पाता था, नहीं लेकर जा पाता था, दैट वाज ऑल सेकेंडरी, कि वो सब डिसाइड कर लेंगे, क्लास पहुंच जाए बस ऑन टाइम, क्योंकि क्लास मिस ना। सो इट वाज दैट डेडिकेशन लेवल इन CA CPT, एंड आई सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑल्सो, मतलब स्टेट में आई वाज फर्स्ट, ऑल इंडिया रैंक इट वाज 13। तो ये सब क्यों हो पाया? बिकॉज आई वॉज रेडी टू गिव व्हाट इट टेक्स। तो अगर तुम क्लास रेगुलर अटेंड नहीं कर रहे हो तो ये भूल जाओ कि तुम कभी भी CA फाउंडेशन पास हो पाओगे। और मैं बहुत डायरेक्टली तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम CA बन ही नहीं सकते, यू कैन नॉट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर तुम सुबह 9 बजे उठ के अपनी मैथ की क्लास अटेंड नहीं कर सकते तो तुम कभी CA बन ही नहीं सकते। तुम्हें थोड़ा हार्श लगेगा, बट लेट्स टेक एन ऑनेस्ट फैक्ट, मतलब लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू। तो अगर तुम सुबह 9 बजे उठ के अपने घर में ही बैठ के क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो
तो तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं जो सीए बनने के लिए चाहिए. सो इफ यू आर समबडी जो आज का वीडियो भी रिकॉर्डेड देख रहे और अनलिस्टेड के लिंक पे क्लिक करके देख रहे मेरे भाई, नॉट डूइंग इट, नॉट वर्थ इट, मजा नहीं है. क्योंकि सीए सोचो यार, तुम बीकॉम की बात करो, इंजीनियरिंग की बात करो, एमबीए की बात करो, दे स्ट्रगल अलॉट. मतलब जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है उन्हें, और जो जॉब की प्रोफाइल होती है वो भी बहुत खराब होती है. सीए इज वन आउट ऑफ दोज 1000 कोर्सेज जो करते से ही तुम्हें एक एलीट क्लास में लाके खड़ा कर देते हैं. मतलब तुम अगर किसी से भी कहते हो ना कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसका देखने का एटीट्यूड चेंज हो जाता है तुम्हारी तरफ. तो अगर तुम्हें उस लेवल पे पहुंचना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करना है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारना है, यू रियली वांट टू इंप्रूव योर लाइफ, तो भैया सीए को वो देना पड़ेगा जो इसकी रिक्वायरमेंट है. और लोग पागल, आई एम टेलिंग यू, पीपल आर क्रेजी अबाउट सीए. मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मेरी क्लास होती थी सीए फाइनल में, 7:30 बजे वो क्लास लगती थी, सुबह 7:30 बजे. आई एम टेलिंग यू द ऑनेस्ट फैक्ट. और वो भी रिकॉर्डेड, लाइव नहीं. मतलब एक ही क्लास में प्रोजेक्टर लगा के रिकॉर्डेड वीडियोस चलाते थे और सब बच्चे आके वहां पे देखते थे. तो 7:30 बजे वो क्लास लगती थी. इंदौर में ही मेरा जो ऑफिस है, मतलब जहां पे मैं बैठा हूँ, इसके जस्ट पास में ही वो कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है सिल्वर सेंचुरा. तो मैं हमेशा क्लास में लेट होता है. आई वॉज ऑलवेज लेट. मतलब मैं हमेशा, अगर 7:30 क्लास शुरू हो रही तो मैं हमेशा 7:45 पे पहुंचता था. इससे पहले मैं कभी पहुंच ही नहीं पाया. मैंने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं यार, आज कुछ भी हो, आज मैं जल्दी पहुंचूंगा. आई गो टू द क्लास अर्ली, बहुत जल्दी पहुंचूंगा मैं क्लास. मैंने डिसाइड कर लिया, खुद से कमिट कर दिया. गेस व्हाट, मैं उठा, मैं उस दिन 7:15 बजे पहुंचा. 7:15 बजे आई वॉज देयर ऑलरेडी. मतलब मैं सिल्वर सेंचुरी के बाहर खड़ा हूं 7:15 बजे, 7:30 क्लास शुरू होने वाली है. मैं 7:15 बजे बेसमेंट में पार्किंग करने के लिए जा रहा हूं. मेरे को गार्ड क्या बोलते हैं रोक के, पता है? बोलते हैं भैया पार्किंग फुल हो गई. मैंने बोला तो टाइम देख बे, 7:15 बज रही है और तू बोल रहा है पार्किंग फुल हो गई. मतलब मैं रोज 7:45 पे आता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं लेट हूँ, इसलिए पार्किंग फुल हो गई, तब मेरे को कहीं और पार्क करनी पड़ेगी. अबे 7:15 बजे आ रहा हूँ यार, क्लास 7:30 बजे शुरू हो रही है, और फिर भी तू बोल रहा है पार्किंग फुल हो गई. दैट डे आई रियलाइज्ड कि बॉस, अगर ये एटीट्यूड रहा ना, तो ये जितने लोग मेहनत कर रहे हैं ना और सुबह 7 बजे से आके बैठ जा रहे हैं क्योंकि 7:30 बजे क्लास है, तो मैं इनसे तो आगे नहीं निकल पाऊंगा, भले ही कितना ही टैलेंट हो. क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट फेल्स टू वर्क हार्ड. सो इट डज नॉट मैटर हाउ मच यू नो एंड हाउ मच knowledgeable you are or how much is your grasping power or anything. If you're not working hard enough, you will surely not make it. तो उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि यार 7:15 बजे आया और फिर भी पार्किंग फुल, क्या चल रहा है ये दुनिया में. तो यार क्लासेस मत मिस करना, ये पहला पॉइंट है अगर मैथ में पास होना चाहते हो तो. ट्रिकी सब्जेक्ट है, तुम्हारा मैथ होगा अभी तो भी तुम देख चुके हो कि वो कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रहा, बेसिक चीज़ें ही है, लेकिन अलग तरीके से सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, तभी जाके सीए फाउंडेशन क्लियर कर पाओगे. और सब कुछ इंटरकनेक्टेड होने वाला है आगे जाके. तो अगर क्लासेस छोड़ते हो तो आई डू नॉट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे नहीं पता तुम कैसे पास होगे. तो सबसे पहला पॉइंट, क्लासेस नहीं छोड़ना है मेरे भाई. यू हैव टू गिव इट व्हाट इट टेक्स. अगर खुद को सीए बनते हुए देखते हो इन द फ्यूचर और सीए बनना चाहते हो, तो उसके लिए आज एफर्ट भी लगानी पड़ेगी. अगर तुम बिना एफर्ट के सीए बनने के सपने देख रहे हो तो वो सिर्फ सपने ही, वो कभी रियलिटी नहीं बनेंगे. आज मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं मुकेश अंबानी बन जाऊँ, पर इफ आई एम नॉट टेकिंग ए स्टेप टूवर्ड्स इट, आई कैन नेवर बी मुकेश अंबानी. दैट वुड जस्ट बी फैसिनेशन जो मेरा बचपन में था. तो यार यू रियली हैव टू अटेंड क्लासेस ऑन द रेगुलर बेसिस. ये पहला पॉइंट है जो तुम्हें करना चाहिए. दूसरी बात मेरे भाई, स्टेप नंबर 2, तुम्हें सॉल्व करना है मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस. एंड एग्जाम्पल्स. और ये भी क्लास में ही कवर होगी. ये हो जाएगा कवर्ड इन द क्लास. जो मैं तुम्हें करके दे रहा हूं वो मैं ग्रीन कर रहा हूं कि क्लास में कवर्ड हो जाएंगे. ये भी मैं पूरे क्लास में कवर करूंगा जैसे मैंने आज कवर की. कुछ होमवर्क ज़रूर दे सकता हूँ,
पर ये भी मैं क्लास में कवर करूँगा। अब स्टेप नंबर 3, ट्राई सॉल्विंग विद्योदय's बुक ऑन योर ओन। खुद कोशिश करो विद्योदय की बुक को सॉल्व करने। कोशिश करो कि तुम विद्योदय की बुक खुद सॉल्व कर पाओ विदाउट एनी सपोर्ट। कोई भी सपोर्ट की जरूरत नहीं। कोशिश करो कि विद्योदय की पूरी स्कैनर का एक एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर पाओ पूरी ईमानदारी के साथ। अब सुनो, इसमें डाउट्स होंगे, 100% देयर विल बी डाउट्स। उन डाउट्स के लिए मैं सीबी लेवल अप पे अभी करवा रहा हूं। जस्ट आज से जाने के बाद मुझे ये स्ट्रक्चर करना था आज, तो मैं अभी करवा रहा हूं। सीबी लेवल अप पे मैं तुम्हारे फोल्डर के अंदर स्कैनर का एक फोल्डर अपलोड कर रहा हूं। स्कैनर नाम से एक फोल्डर अपलोड कर रहा हूं। उस स्कैनर में वीडियो सॉल्यूशन है। उस स्कैनर में वीडियो सॉल्यूशन है। वो तुम्हें देखना है, पर ये सॉल्व जरूर करना। स्टेप नंबर 4, तुम्हें अपेयर करना है टेस्ट के लिए। अच्छा, मीनवाइल मैं स्टेप 4 में चैंपियंस चार्ट और पॉडकास्ट को रख देता हूं, जिससे तुम रिवीजन कर पाओगे। नहीं, उन पर लिमिट वैसे तो नहीं होगी। यूजुअली 2 व्यूज है, मैं अनलिमिटेड कर दूंगा उनके व्यूज। चलो छोड़ो, स्कैनर के क्वेश्चंस के मैं व्यूज अनलिमिटेड कर दूंगा। आई मेक श्योर कि उस पर लिमिट ना हो। जब भी लिमिट एग्जॉस्ट हो जाए मुझे एक मैसेज डाल देना, मैं रिन्यू कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अनलिमिटेड रख दूंगा मैं सॉल्यूशंस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्टेप नंबर 4, चैंपियन चार्ट्स और पॉडकास्ट देखो। और फाइनली स्टेप 5 पे अपेयर फॉर द टेस्ट। और फिर तुम्हारे पास आएगा स्टेप नंबर 6, वर्कशीट्स। ये वर्कशीट्स तुम लोग सबसे लास्ट में करोगे। अब जो टेस्ट के सॉल्यूशन वीडियोस हैं वो भी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर इसके सॉल्यूशन वीडियोस भी मैं तुम्हें दे दूंगा स्टेप नंबर 5 के। स्टेप 3 के वीडियोस तो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ सीबी लेवल अप पे। आज तुम्हें टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिल जाएगा, सीटी मिल जाएगा और एमओडी मिल जाएगा। तीनों मिल जाएंगे मेरे भाई। आज सीबी लेवल अप पे तुम्हें सीटी का स्कैनर मिल जाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का स्कैनर मिल जाएगा और एमओडी का स्कैनर मिल जाएगा। वर्कशीट्स मैं जब दूंगा तब करना है, अभी नहीं करना है। अभी पहले इतना संभाल लो, उतना काफी। वर्कशीट मैं जब दूंगा तब तुम्हें सॉल्व करनी, अभी नहीं सॉल्व करनी, वो मैं तुम्हें दूंगा। ये स्टेप नंबर 6 अभी मैंने दी ही नहीं है किसी को, ये मैं दूंगा। टेस्ट अभी देना है जब स्टेप 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो जाए। इसके पहले टेस्ट मत देना, मतलब मजा नहीं आएगा। यहां तक कर लो, उसके बाद फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब टूवर्ड्स द एंड प्लेज है हमारे पास। टूवर्ड्स द एंड हमारे पास रिवीजन सीरीज है, बहुत सारी चीजें टूवर्ड्स द एंड। अब अगर इसमें से एक भी चीज मिस कर दी तो रोते हुए मत आना कि सिर्फ मैं मैथ में फेल हो गया।
वो या तुम रिस्पेक्टिव टीचर से पूछोगे खुशी तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैथ में आई एम क्लियर कि यही करना। तो देखो यार, सीए में घुसे हो तो मेहनत तो करना पड़ेगी, मतलब दैट इज नॉट अ हिडन थिंग, मतलब दैट इज वेरी क्लियर। कोई ज़बरदस्ती तो सीए करने नहीं आए, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। अगर कोई ज़बरदस्ती सीए करने आए तो वो यहाँ से निकल सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली नॉट 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 गोइंग टू वर्क। नहीं कर रहे हो, पर यू नो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। मतलब मैं तुम्हें आज भी एक फैक्ट बताता हूँ कि बहुत सारे लोग थे जो मेरे साथ सीए कर रहे थे। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें एक टेस्ट ऑफ रियलिटी दे रहा हूँ। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे जो सीए इंटर की पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने सीए बीच में छोड़ दिया फॉर XYZ रीजन्स। शायद वो उतनी पढ़ाई नहीं कर पाए, या उनका मोटिवेशन लेवल इतना हाई नहीं था, या उन्हें समझ में ही नहीं आता था, वो थोड़े से वीक थे, वट एवर हैपन। आज जब, बिकॉज इंस्टाग्राम का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, एवरीबडी इज़ एक्सपोज्ड, सब अपनी लाइफ के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें डालते ही रहते। तो जो लोग सीए नहीं है और जो लोग सीए हैं, उन दोनों की प्रोफाइल में बहुत डिफरेंस है मेरे भाई। मतलब आई एम एक्चुअली टेलिंग यू कि तुम्हें अभी चीज़ें मैटर नहीं कर रही है, पर आज से जब 10 साल बाद जब तुम्हारा ही दोस्त सीए बन के कार खरीद लेगा और तुम उस टाइम पे सीए नहीं होंगे और तुम एक 2 व्हीलर या एक अच्छी बाइक के लिए स्ट्रगल कर रही होंगे, तो तुम्हें फील होगा यार कि शिट, am I not earning enough? Am I not making money? Am I not having that living standard? Am I not that stud? वो फील होगा, वो अंदर से होता है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स, वो सभी को होता है। तो वो मोमेंट आना नहीं चाहिए। मतलब आई जस्ट विश कि जितने भी लोग, मतलब अभी 193 लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं 193 जो भी अभी देख रहे, आई जस्ट डोंट वॉन्ट एनीबडी ऑफ यू टू गेट फेल्ड। इट फील्स रियली सिक, इट्स फील रियली सैड। तुम लोग आज तक कभी जीवन में फेल हुए नहीं हो, 11वीं से, मतलब पहली से लेकर 12वीं तक कभी भी फेल नहीं हुए। पहली बार जब लाइफ में फेल हो गए बहुत बुरा लगता है। आई एम टेलिंग यू, डोंट लेट दैट हैपन टू यू। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बट आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट भी 35% ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। मतलब अगर 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो 30 ही लोग पास होते हैं, मैक्सिमम 40 लोग पास होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ना यू हैव टू डिसाइड कि तुम उन 60 की कैटेगरी में जाने वाले हो या 40 की कैटेगरी में जाने वाले हो। और मैं तुम्हें पहले ही बोल देता हूँ, पढ़ाई सब करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो पढ़ाई नहीं करता और उसने सीए में एडमिशन ले लिया। ऐसा अगर कोई होता है तो वो फाउंडेशन लेवल पे ही बाहर हो जाता है कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। तो पढ़ाई सब करते हैं सीए के अंदर, पर पास सिर्फ वो होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो वाकई में कमिटमेंट के साथ पढ़ाई करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ यार कि इट इज़ लाइक फुटबॉल ग्राउंड। मतलब ऐसा है ना कि फुटबॉल ग्राउंड रैक्टेंगल होता है। अब सोचो तुम्हें इस साइड ड्रेसिंग रूम मिला हुआ है और इस साइड ड्रेसिंग रूम मिला हुआ है, दोनों गोल्स के पीछे, गोल पोस्ट के पीछे। अब बीच में एकदम से बारिश आ गई, अब तुम राइट हैंड साइड भी भागोगे क्योंकि तुम बीच में खड़े हो। अगर तुम राइट हैंड साइड भी भागोगे तो तुम भीग जाओगे ड्रेसिंग रूम तक पहुंचते पहुंचते। अब तुम बीच में खड़े हो, तुम लेफ्ट हैंड साइड भी भागोगे तो भी भीग जाओगे क्योंकि ड्रेसिंग रूम काफी दूर है, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। तो मैं यही कहता हूँ यार कि जब भीगना है ही तो क्यों ना मजे से भीगे। फिर वाई टू टेक स्ट्रेस, जब मुझे पता है कि मैं भीगूंगा ही, मैं राइट जाऊंगा तो भी भीगूंगा, मैं लेफ्ट जाऊंगा तो भी भीगूंगा। तो अगर भीगना है ही तो क्यों ना मजे से भीगते हैं यार, लेट्स एंजॉय। और मतलब अगर हार्डवर्क करना पड़ रहा है तो करेंगे। मुझे पता है कि अगर मैं सीए करता हूं तो भी बहुत हार्डवर्क है, सीए नहीं करूंगा तो भी जीवन के बहुत सारे मोड़ पर मैं स्ट्रगल करने वाला हूं। मेरी लाइफ अगर बीकॉम वाले जैसे हो भी गई तो 3 साल की बेहतर लाइफ है, पर उसके बाद मुझे 30 साल स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो भीगना तो है ही, चाहे मैं लेफ्ट जाऊं चाहे मैं राइट जाऊं। तो अगर भीगना है ही और मेहनत करना ही है तो क्यों ना मजे से करें यार। व्हाई कांट यू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। मतलब 2 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, एक बहुत नेगेटिव जो तुम्हारे अंदर स्ट्रॉ डालेंगे और तुम्हारी सारी एनर्जी सक कर लेंगे, और एक होते हैं पॉजिटिव काइंड ऑफ लोग, वो हमेशा पॉजिटिव चीजें ही देखेंगे। उनको हार्डवर्क भी करना पड़ रहा है, इट डज नॉट मैटर, इट रियली डज नॉट। मतलब इनफैक्ट आई स्टार्ट माई डे बाय 7:30 इन द मॉर्निंग एंड आई फिनिश इट समवेयर अराउंड 8 or 8:30।
और उसके बाद लाइफ बचती है 2 घंटे की. आई नो, मतलब एट टाइम्स इट इज हैपनिंग बट एट टाइम्स इट इज नॉट. द पॉइंट इज टू एंजॉय द प्रोसेस. तो अगर मैं हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ, सो आई डोंट थिंक सो आई नीड एनीथिंग एल्स इन द लाइफ. तो तुम्हें हार्डवर्क अगर करना है तो फिर यू नो देयर शुडंट बी एनी एक्सक्यूजेस. तुम्हें खुद को कोई एक्सक्यूज देने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट कीप ऑन गोइंग. तो तुम लोग वो ग्राउंड के बीच में खड़े हो यार, मतलब यू पीपल आर टू यंग, और तुम बिल्कुल ग्राउंड के बीच में खड़े हो. तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम कोई भी ऑप्शन चूज करो. तुम्हें हार्डवर्क तो करना है, बिकॉज अगले 5 साल भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारी लग्जरी लाइफ मिलने वाली. वो कहते हैं ना, बहुत बहुत, दैट इज अ वेरी फेमस कोट, वर्क हार्ड राइट नाउ सो दैट यू कैन एंजॉय लेटर. सो द बॉल इज इन योर कोर्ट मेरे भाई. मिस्टेक मत होने देना यार अपने पार्ट. तो बस मैं शेयर कर रहा था ऐसी रैंडमली, क्योंकि यू नो मैं भी तुम्हारी जगह जब था CA CPT में, तो इवन आई नीडेड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग एवरी टाइम, कि कैसा फ्यूचर होने वाले, कैसे आगे बढ़ना. तो ठीक है, मैंने तुम्हें थोड़े से ग्लिम्सेस दिए कि क्या होता है CA फाउंडेशन एंड हाउ यू आर गोइंग टू मूव अबाउट इट. आज यही रोकते हैं इस बैच को, कल को रिलेशन के साथ शुरू करेंगे. उम्मीद है कि तुम थोड़ा बहुत ही सही अपनी एफर्ट बढ़ा दोगे. तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, फिर से मुलाकात करते हैं. सेम, बिकॉज आई लव टीचिंग एंड आई डिडंट वांट टू बी अ जॉबर. आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर फर्स्ट. दैट वाज द सोल रीजन. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आज ज्वाइन करने के लिए. कल फिर मिलते हैं.